करण के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। हिंदी का मानक रूप क्या है, पहले तो आप ये जान लीजिए। विश्वविद्यालय, शोध संस्थान, साहित्यिक गोष्ठी, साहित्य रचना, विज्ञान एवं प्रविधि में मानक हिंदी का प्रयोग होता है। इसके लिए व्याकरण सम्मत तथा परिमार्जित परिनिष्ठित हिंदी का ही व्यवहार होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शिवपूजन सहाय, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र जैसे विद्वानों ने मानक हिंदी का ही रूप प्रस्तुत किया है। अब मानकीकरण क्या है वो मैं आप लोगों को बतला रही हूँ। वस्तुतः मानकीकरण की कुछ विशेषताएं होती है जिसके आधार पे हम ये निर्धारित करते हैं कि वह भाषा मानकीकरण के उपयुक्त है अथवा नहीं। किसी भी मानक भाषा में निम्नलिखित गुणों का होना अत्यंत अनिवार्य है। पहला, मान्य व्याकरणिक ढांचा। दूसरा, विस्तृत क्षेत्र। तीसरा, अधिकतम भाषाई समुदायों के साथ संप्रेषण की क्षमता। चौथा, साहित्यिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं औद्योगिक विकासों एवं अन्वेषणों के अनुरूप गतिशीलता। पांचवा, राष्ट्रीय भावना, विशेषतर राष्ट्रीय एकता के लिए विभिन्न क्षेत्रों के संपर्क का माध्यम बनने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। मानक भाषा के लिए आवश्यक है कि उसके उच्चारण, वर्तनी, शब्दार्थ आदि में सुनिश्चितता लाने का प्रयास किया जाए। यद्यपि स्तरीय भाषा में भी कुछ न कुछ ऐसा प्रयोग भिन्नता रहती है, फिर भी उसमें यथासंभव एकरूपता लाने का यत्न किया जाता है। मान्य व्याकरण के बिना किसी भाषा का स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकता। प्रस्तुत संदर्भ में यह उल्लेख है कि मानक भाषा का स्थिर होना आवश्यक नहीं है, उसका केवल स्तरीय होना अपेक्षित है। स्थिर होने वाली भाषा कई दृष्टियों से पिछड़ जाती है या मृतप्राय हो जाती है। नई सामग्री और नए स्वर के लिए मानक भाषा की को गतिशील रखने की आवश्यकता होती है। दूसरा, आप आइए, मानक भाषा का एक लक्षण यह भी है कि उसका प्रयोग क्षेत्र विस्तृत हो। स्थानीय बोलियों से ऊपर उठने के बाद ही उसे मानक बनने का अवसर प्राप्त होता है। तीसरी विशेषता, मानक भाषा में यह गुण रहता है कि वह अनेक भाषा समूहों में समझी जाती है। उसका प्रचार प्रसार इतना रहता है कि उसकी सामान्य प्रयोग विधि से अन्य भाषी भी परिचित रहते हैं, इसलिए उसमें संप्रेषित विचारों को दूर दूर के लोग भी समझ लेते हैं। चौथा, मानक भाषा द्वारा साहित्य और संस्कृति तो अभिव्यंजित एवं सुरक्षित होती ही है, उसे वाणिज्य, उद्योग, विज्ञान, तकनीकी विज्ञान आदि के अनुकूल भी बनना पड़ता है। विभिन्न विषयों में होने वाली अनुसंधानों के लिए भी उसे उपयुक्त रूप ग्रहण करना होता है, तभी वह उच्च शिक्षा का माध्यम बन सकती है। पांचवा, राष्ट्रीय एकता के लिए देश के सभी भागों में संपर्क रहना आवश्यक हो जाता है। प्रश्न है, अखिल भारतीय संपर्क का सर्वोत्तम सूत्र क्या हो सकता है? निसंदेह मानक भाषा ही इसके लिए सबसे उत्तम साधन होगा। अब भाषा मानकीकरण की अनेक विधियां होती है जिसके आधार पे भाषा को मानक का दर्जा दिया जाता है। पहली विधि है चयन, दूसरा समन्वय, तीसरा प्रयोग, चौथा स्वीकृति। चयन के संबंध में बता रही हूँ। जिस समाज अथवा देश में अनेक भाषाएं अथवा बोलियां प्रचलित रहती हैं, वहां मानक भाषा के चयन में बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। संरचनात्मक सरलता के साथ साथ शिक्षा, साहित्य, शासन, धर्म, वाणिज्य, उद्योग, विज्ञान आदि सभी दृष्टियों से उपयुक्त भाषा को ही मानक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। दूसरी बात है, भाषा मानकीकरण के समय चयन के साथ साथ समन्वय पर भी ध्यान रखना पड़ता है। समन्वय से तात्पर्य मुख्य भाषा से उसकी अन्य सहभाषाओं को उचित स्थान देना। इसके अंतर्गत अन्य भाषाओं के अधिक प्रचलित शब्दों का ग्रहण, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में परंपरा एवं सभी क्षेत्रों का ध्यान, सर्वपरिचित, तत्सम, देशज, विदेशज शब्दों का समावेश, अतिवादिता का त्याग, गतिशीलता, कुप्रश्रय आदि बातें विशेष रूप से विचारणीय होती हैं। तीसरा, भाषा का रूप प्रयोग द्वारा निखरता है, अतः मौखिक और लिखित दोनों रूपों में किसी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग हो तभी उसे मानक बनाया जा सकता है। यदि आरंभ में थोड़ी बहुत कठिनाई हो तो ज्ञात क्षेत्रीय अथवा विदेशी शब्दों के प्रयोग में
में की भी छूट दी जा सकती है, और बराबर अभ्यास करते रहने से उसकी जो और कमी होगी वो दूर हो जाती है। चौथी विशेषता यही, किसी भाषा को मानक भाषा बनाने के लिए दो प्रकार की स्वीकृतियां अपेक्षित होती हैं। पहला सामान्य, दूसरी विशेष। सामान्य स्वीकृति के अंतर्गत उच्च शिक्षा, साहित्य एवं प्रमुख संस्थाओं की स्वीकृति आती है, और विशेष की स्वीकृति के अंतर्गत प्रशासन और विज्ञान की स्वीकृति मानी जा सकती है। अर्थात जब प्रशासनिक कार्यों में किसी भाषा के प्रयोग की अनिवार्यता हो जाती है तथा विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान में भी जिसका प्रयोग होने लगता है, तब वह उसका मानक रूप हो जाता है, यानी भाषा का मानक भाषा कहलाने लगती है। अब हम विचार करेंगे कि मानकीकरण के कौन कौन से गुण हैं। चयन द्वारा जब एक भाषा राजभाषा या राजभाषा अथवा प्रमुख भाषा बन जाती है, तब उसका मानकीकरण होता है। इसके बिना भाषा प्रयोग में एकरूपता नहीं आ सकती, पर जिस भाषा का प्रयोग शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान आदि के लिए किया जाएगा, उसका मानक होना अत्यंत आवश्यक है। प्रयोग विविधता से शब्दों की संख्या एवं रूपों में तो अनावश्यक वृद्धि होगी ही, अर्थबोध में भी कठिनाई होती है। एक रूप वर्तनी में निश्चित क्षेत्र एवं सुनिश्चित अर्थ के लिए किसी शब्द का व्यवहार करना वांछनीय है, तभी व्यापक क्षेत्र में उस भाषा का सम्यक प्रचार एवं प्रसार हो सकेगा और लोग उसे शीघ्रता से और सफलतापूर्वक अपनाने में कामयाब हो सकेंगे। दूसरा, आधुनिकीकरण। मानकीकरण का यह अभिप्राय नहीं होता कि किसी भाषा को अस्थावर बना दिया जाए। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के लिए नए नए शब्दों एवं संकल्पनाओं का निर्माण होते रहा है। साहित्य, वाणिज्य, दर्शन आदि क्षेत्रों में भी नवीनताओं का समावेश किया जाता है। अतः इन सब के सम्यक प्रयोग के लिए भाषा नियोजन के अंतर्गत भाषा का आधुनिकीकरण भी होता है। ऐसा नहीं होने से भाषा मानक भाषा बनने में असमर्थ रह जाएगी, सफल मानक भाषा नहीं बन सकती है। चौथी विशेषता होनी चाहिए, भाषा नियोजन की सफलता या असफलता भाषा नीति के समुचित कार्यान्वयन होने पर निर्भर करती है। इसलिए निर्देशानुसार सभी विभागों, कार्यालयों एवं संस्थाओं में भाषा प्रयोग आरंभ कर देना होता है, अन्यथा भाषा नियोजन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता और देश में नई नई समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। अगली विशेषता, निरीक्षण। निरीक्षण का प्रयोग इसलिए पड़ता है कि यदि भाषा नीति का कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है तो बीच बीच में आवश्यक निर्देश दिया जा सके। इसके साथ ही पुरस्कृत अथवा दंडित करने की अनुशंसा भी निरीक्षक द्वारा दी जा सकती है। निरीक्षण के क्रम में यदि किसी विशेष बिंदुओं पर प्रयोक्ताओं के सामने कठिनाइयां दिखाई पड़े तो प्रशिक्षण का भी प्रबंध किया जा सकता है। अगला विशेषता होनी चाहिए, विस्तरण। विस्तरण से तात्पर्य है विविध क्षेत्रों में उस भाषा के अधिकाधिक प्रचार प्रसार का प्रबंध करना, जैसे रेलगाड़ियों के प्लेटफार्मों, बसों और वायुयानों के अड्डों, प्रदर्शनियों, खेल कूद के मैदानों, हाट बाजारों आदि में उस भाषा के प्रयोग के लिए उचित वातावरण का निर्माण करना। दुकानों में वस्तुओं के नाम, सिनेमाघर में पिक्चर के नाम, मॉडल पे बैंक का नाम, डाकघर में कागजी कार्रवाई होना, वो सब काम उसी भाषा में होना चाहिए, जिससे उसकी प्रकृति का परिचय सभी लोगों को मिल सके और अधिक से अधिक लोग उसको क्रियान्वित कर सकें, जान सकें, समझ सकें। सर्वेक्षण द्वारा जब विभिन्न भाषाओं शैलियों का परिचय प्राप्त कर लिया जाता है तो उसमें सर्वाधिक प्रचलित भाषा का चयन किया जाता है कि कौन सी भाषा ऐसी होगी जो सबसे अधिक लोगों के बीच में बोली जाती है। तो ये चयन होता है शिक्षा, वाणिज्य, प्रशासन, संपर्क आदि को ध्यान में रखकर। चयन वस्तुतः निष्पक्ष होना चाहिए। यदि हम इसमें असावधानी बरतेंगे या किसी पूर्वग्रह से किसी भाषा को अनावश्यक अधिक महत्व देने की बात करेंगे तो देश के सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः भाषा नियोजन की यह विशेषता होती है कि उसमें किसी भी भाषा के प्रति न तो अनादर प्रकट किया जाए और न अति आदर या माने पूर्वाग्रह या माने पक्षपात की भावना होनी चाहिए।
तभी हम इस बात का निर्णय सही रूप से ले सकेंगे कि इस भाषा को मानक रूप में रखना चाहिए अथवा नहीं। समय समय पे सर्वेक्षण की भी आवश्यकता होनी चाहिए। पूरे क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं, भाषा की शैलियों का पता लगाना चाहिए। ऐसा करने से न तो किसी भाषा के उपेक्षित होने का खतरा रहेगा और न ही विभिन्न भाषाओं की विशेषताओं से अपरिचित रह जाने का प्रश्न उठेगा। भाषा नियोजन के लिए भाषा क्षेत्र का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेना अत्यंत आवश्यक है और इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रख के, बातों को ध्यान में रख के यदि हम निर्णय करेंगे तो वो हमारा निर्णय सही होगा। और इसी दृष्टि से हमारे यहाँ इन सारी विशेषताओं को देखते हुए हमारे यहाँ के लोगों ने हिंदी को मानक भाषा का दर्जा दिया है और वो मानक भाषा के रूप में प्रयुक्त एवं व्यवहृत होती है। धन्यवाद।